हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स विद माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म का वीडियो नंबर 22 करने जा रहे हैं। और स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म में मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक और चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, और वो चीज़ अगर आप जान गए तो फ्यूचर में इस तरह के प्रॉब्लम्स आप ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए ये नया चीज़ हो सकता है आपके लिए, दैट्स वाई ये हार्ड लगेगा, बट आई एम प्रिटी श्योर जब समझ जाओगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे फ्यूचर में, या जो टेक्निक आप आज सीखोगे, इसको आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए। 3171 लीड कोड का है। फाइंड सब अरे विथ बिट वाइज एंड क्लोजेस्ट टू के। ठीक है, यू आर गिवन एन अरे नम्स, ओके, एंड एन इंटीजर के। यू नीड टू फाइंड अ सब अरे। नम्स में जो है ना, आपको सब अरे, एक ऐसा सब अरे ढूंढना है such that absolute difference between k and the bitwise and of that subarray elements is as small as possible. ठीक है, return the minimum possible value of the absolute difference. Okay, a subarray is a non-continuous non-empty sequence of elements within an array. देखो, जैसे nums इज इक्वल टू 1 2 4 5 है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। तो अब नम्स में बहुत सारे सब अरेज पॉसिबल है, तो आपको एक ऐसा सब अरे ढूंढना है जिसका अगर आप एंड ऑपरेशन निकालोगे उस सब अरे के सारे एलिमेंट्स का, और उसका इस के से एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालोगे, तो वो एज स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो, इसने चूज़ किया है ये वाला सब अरे 4,5। ये एक सब अरे है, इसका अगर एंड ऑपरेशन लिया जाए 4 एंड 5 करोगे तो देखते हैं क्या आता है। 4 को कैसे लिख सकते हो? 1 0 0। 5 को कैसे लिख सकते हो? 1 0 1। इसका एंड ऑपरेशन लगाते हैं, 0 0 1 आ गया, 1 2, यानी कि 4 ही आया ना डायरेक्टली, यानी कि 4 एंड 5 4 ही आएगा। ठीक है, यानी कि एंड ऑपरेशन कितना आया? 4 आया, और उसको के से एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकाला जाए डिफरेंस में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के माइनस 4 दैट इज़ 1 आएगा। तो आंसर मेरा 1 है। इससे छोटा वैल्यू आप नहीं ला पाओगे। कोशिश कर लो। जैसे मान लेते हैं अगर आपने सब अरे 1,2 को चुना होता, ठीक है, तो 1 मेरा ये होगा, 2 आपका ये होगा। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0, एंड ऑपरेशन 0 आया। 0 माइनस मतलब के माइनस 0 करोगे तो अब वैसे 3 आ जाएगा, जो कि बड़ा है ना। आपको सबसे छोटा एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए जो कि 1 है, बेस्ट है ये। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें टैकल करना चाहिए, और नई चीज़ भी सीख सकते हो आप अगर आपने ऐसा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया होगा पास्ट में, तो जो कि अच्छा है आपके लिए, है ना। नई चीज़ सीखने को मिल रही है तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला और सबसे वियर्ड सा सोल्यूशन हमारे मन में यही आएगा कि भाई ब्रूट फोर्स, और क्या, सारे के सारे सब अरे निकाल लो, हर सब अरे का एंड ऑपरेशन निकाल लो, और मिनिमम वैल्यू निकालते चले जाओ। के माइनस एंड ऑपरेशन, के माइनस एंड ऑपरेशन, के माइनस एंड ऑपरेशन निकालते चले जाओ। जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो अपने रिजल्ट में स्टोर कर लो। ठीक है, और इसका कोड कितना सिंपल होगा वो देखो। सारे सब अरे निकालने के लिए एक आई पॉइंट फिक्स करेंगे, एक जे पॉइंट फिक्स करेंगे, फिर आई से जे जो सब अरे है उसका एंड ऑपरेशन निकालेंगे। एंड निकाल लिया आई टू जे का, जोर नहीं, यहाँ पर एंड निकालेंगे। आई से जे का एंड निकाल लिया हमने। ठीक है, और रिजल्ट में क्या स्टोर करेंगे? रिजल्ट, मिनिमम ऑफ रिजल्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के माइनस जो भी एंड आया आपका। अब वैसे ये आपका ब्रूट फोर्स तो बड़ा सिंपल है, इसलिए मैंने कोड पहले ही से लिख दिया। तो देखो, ओ ऑफ एन, और यहाँ पर आई टू जे का जब आप निकाल रहे हो एंड ऑपरेशन, तो ओ ऑफ एन यहाँ पर भी लग रहा है। तो देखा जाए तो ओ ऑफ एन क्यूब जा रहा है आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्ट तो नहीं होगा ये सोल्यूशन। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन आप क्या कर सकते हो कि ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ना, ये वाला, इसको आप ये रिमूव कर सकते हो। कैसे? जब आप ये देखो ऐसे रिमूव कर सकते हो कि स्टार्ट में ही एंड निकाल लो। मान लेते हैं आपका स्टार्टिंग पॉइंट सब अरे का आई है, तो स्टार्टिंग में एंड नम्स आई मान लो, और जे इज इक्वल टू 0 से जे लेस देन एन तक जाओगे तो एंड इज इक्वल टू एंड नम्स जे। तो आई से लेकर हर जे तक का आपको नम्स जे मिलता चला जाएगा। आपको बार बार ये एंड ऑपरेशन आई से जे का नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। स्टार्टिंग में एंड ले लो और क्यूमुलेटिव एंड निकालते चले जाओ ऑन द फ्लाई, है ना, और साथ ही साथ रिजल्ट भी निकालते रहना। बट अभी भी देखा जाए तो ओ ऑफ एन स्क्वायर है आपका सोल्यूशन, जो कि एक्सेप्ट नहीं होगा, राइट, है ना। एक्सेप्ट नहीं होने वाला, ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो आखिर क्या ऐसा है जिसकी मदद से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सोल्यूशन को? ठीक है, हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस फर्दर। ठीक है, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ये एग्जाम्पल है और हमें निकालना क्या है वो मैं यहाँ पर पहले ही से लिख देता हूँ कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के माइनस जो भी आपका एंड ऑपरेशन का वैल्यू आता है ना,
ठीक है। और एंड ऑपरेशन क्या है, वो सब अरे का एंड ऑपरेशन है, सब अरे में जो भी एलिमेंट्स उनका एंड ऑपरेशन है। ये आपको मिनिमम करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या दिमाग लगाया जाए कि हम इसको इम्प्रूव कर सकें अपने अप्रोच को। तो देखो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं फर्दर। अभी ब्रूट फोर्स में हमने ये देखा था कि हमने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया था इसको, कि ओ ऑफ एन स्क्वायर तक तो ले आए थे। और उसमें हम लोग कर क्या रहे थे, आई यहाँ पर फिक्स किया, फिर जे को यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे जहाँ पर आई है, फिर आई से जे हम एंड ऑपरेशन निकाल रहे थे, राइट। मतलब अभी आई से जे का एंड ऑपरेशन क्या होगा, 1 होगा। अब तो एंड ऑपरेशन क्या है मेरा, एंड वैल्यू अभी 1 आ रहा है क्योंकि मेरा जो सब अरे है वो 1 है, राइट। तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या निकल के आ रहा था, मान लेते हैं के का वैल्यू अभी 3 है, ठीक है। तो के माइनस एंड का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 3, तो इसका वैल्यू 2 आया। सिमिलरली फिर जे को मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है, 1, फिर एंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकलेगा, के माइनस 1 एंड 2 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे कर रहे थे। बट अब एक चीज़ ध्यान दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कॉलेज में भी पढ़ाया गया होगा, जब DLCD नाम का एक सब्जेक्ट था, जब पढ़ाया जाता था कॉलेज में, तो एक चीज़ बताया गया था हमें कि जब भी हम एंड ऑपरेशन निकालते हैं ना, कोई भी दो नंबर्स का ए एंड बी, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू ए होता है। जैसे मान लेते हैं ए एंड बी निकाल रहे हो, तो हमेशा ये लेस देन इक्वल टू ए होगा या तो लेस देन इक्वल टू बी होगा, ठीक है, हमेशा यही होता है। तो ए एंड बी लेस देन इक्वल टू ए है। एग्जांपल के तौर पे देख लो यहाँ पर, जैसे मान के चलते हैं आपका ए जो है वो 3 है, तो 1 1 ये हो गया 3, ठीक है, ये 3 हो गया। मान के चलते हैं बी जो है वो आपका 5 है, ठीक है। तो इसका एंड निकालते हैं 1 0 1, इन दोनों का एंड ऑपरेशन निकालते हैं 1 1 0 0 0, तो देख रहे हो 1 आ गया। ऑब्वियस ये बात है, 3 एंड 5 1 आया जो कि लेस देन इक्वल टू 3 है एंड लेस देन इक्वल टू 5 भी है। तो कभी भी वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता है ना, कभी भी वैल्यू बड़ा नहीं होगा, वो या तो इक्वल रह जाएगा या तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर 3 भी कर देते तो 3 एंड 3 क्या होता, 3 ही होता, ठीक है। कभी भी बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लेते हैं आपका 1 एंड 2 है और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि एक और एंड यहाँ पर लगा देंगे, एक और एंड यहाँ पर लगा देंगे तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। वो लेस देन इक्वल टू ही रहेगा जो भी इसका वैल्यू होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग वापस से यहाँ पर आते हैं। अब देखो ध्यान दो, हम उसी फैक्ट का यूज़ करके यहाँ पर अगर हम सोचें तो देखो कैसे होगा यहाँ पर हमारा सोल्यूशन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के माइनस एंड है ना, के माइनस जो भी एंड का वैल्यू आएगा, ठीक है, उसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मान के चलते हैं एंड का के तो मेरा 3 है इस एग्जांपल के लिए, एंड मान के चलते हैं कि मान के चलते हैं एंड का वैल्यू अभी 2 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखो तो 1 आ रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं आपने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया इसमें, इसमें जो भी आपका एंड ऑपरेशन था ना, एक सब अरे का था, उसमें आपने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। तो मान के चलते हैं 3 माइनस, तो आप ये मत सोचना कि आपने जिस सब अरे का निकाला था एंड ऑपरेशन उसका 2 आया था, अब उस सब अरे में एक और एलिमेंट ऐड करोगे तो वो 2 से बड़ा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 ही रहेगा क्योंकि आप उसमें एक एलिमेंट और ऐड कर रहे हो। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर 3 एंड अगर 5 आप निकालते हो या फिर 3 एंड 1 निकाल रहे हो, तो इसका देखते हैं कितना आंसर आता है, 1 1 0, है ना। तो 3 एंड 1 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब मान के चलते आपने इसमें एक और एलिमेंट और ऐड कर दिया, एंड 2 कर दिया, ठीक है। तो 3 एंड 1 का वैल्यू 1 था, ठीक है। अब उसमें आपने एंड 2 भी कर दिया, तो देखो क्या आ गया, 0 0, अब 0 आ गया, ठीक है। तो देखो वैल्यू कभी बढ़ेगा नहीं, 3 एंड 1 पहले 1 था, उसके बाद आपने एंड 2 किया, मतलब एक और एलिमेंट ऐड किया, ऐड नहीं मतलब एक और ऑपरेशन यहाँ पर डाल दिया, एक और एलिमेंट यहाँ पर लगा दिया, तो वैल्यू बढ़ा नहीं और कम होता गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद जब एक और वैल्यू आप सब अरे में ऐड करोगे, जो भी आपका सब अरे रहा होगा, मान के चलते हैं कि आई से लेकर जे तक का सब अरे था, उसका एंड ऑपरेशन ये है, मान के चलते एक और एलिमेंट ला दिया आपने इस सब अरे में, तो आई से लेकर जे+1 तक का एक एलिमेंट आ गया, ऑब्वियस है वो लेस देन इक्वल टू 2 ही रहेगा, राइट।
मतलब वो वैल्यू घटेगा। अगर वो वैल्यू घटा, मान के चलते हैं वो 1 हो गया, मान के चलते हैं, ठीक है, 2 के बाद घट के वो 1 हो गया, तो देखो ऑब्वियसली बात है आपका डिफरेंस देखो बढ़ जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है ना, आपका डिफरेंस देखो बढ़ गया, जबकि आपको मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस चाहिए था। यहाँ पर देखो 1 मिला था आपको, राइट। यहाँ पर एक चीज़ आपने ऑब्जर्व कर ली। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब हमारा सब अरे का जो एंड ऑपरेशन था उसका वैल्यू 2 था, तो उस एंड में हमने उस सब अरे में हमने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, J+1 वाला एलिमेंट भी ऐड कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला था कि और एलिमेंट ऐड करोगे अगर एंड ऑपरेशन निकालते वक्त, तो आपका एंड ऑपरेशन और घटेगा। तो देखो एंड ऑपरेशन घट रहा है तो डिफरेंस का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है। देख लो ये 2 हो गया ये। तो आइडियली आपको और एलिमेंट ऐड नहीं करना चाहिए था, J+1th वाला एलिमेंट भी आपने ऐड कर दिया, वो आपको नहीं करना चाहिए था। आपको और इस आई से लेकर जे वाला सब अरे है ना, आपने एक और एलिमेंट ऐड करके J+1 एलिमेंट ऐड करके गलती कर दी। तो आपको घटाना चाहिए था एलिमेंट को, आपको यहाँ से ith एलिमेंट को हटाना चाहिए था उल्टा, ठीक है, मतलब आई को यहाँ लाना चाहिए ताकि ये एक एलिमेंट हट जाता है यहाँ से। अब ऑब्वियस सी बात है, अब देखो ध्यान से, आई से लेकर जे तक का जो एंड था उसका वैल्यू ये था एंड। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसमें एलिमेंट J+1 वाले को लगाना नहीं चाह रहा, क्योंकि उससे वैल्यू और बढ़ जा रही है ना, सॉरी घट जा रही है। देखो पहले 2 था, उसके बाद 1 हो गया, घटने की वजह से मेरा डिफरेंस बड़ा आ जा रहा था, ठीक है। तो अगर मुझे इसका वैल्यू बढ़ाना है, ओवरऑल एंड को बढ़ाना है, तो मैं इस सब अरे से एलिमेंट्स को घटाना चाहूँगा, हटाना चाहूँगा यहाँ से। और हटाएंगे कहाँ से? ऑब्वियस सी बात है, लेफ़्ट साइड से हटाएंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड से हटाया, यहाँ पर आई को यहाँ ले आए, जे यहीं पर रहेगा, इस एलिमेंट को हटा दिया मैंने, है ना, यहाँ पर जो भी एलिमेंट था। तो अब मेरा सब अरे थोड़ा छोटा हो गया। अब मैं चेक करूँगा कि क्या इस सब अरे का जो एंड है, मान लेते हैं इसका एंड डैश वैल्यू आया, ठीक है। तो ये जो नया एंड डैश वैल्यू आएगा ना, ये ऑब्वियस सी बात है इस एंड से थोड़ा बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। क्यों बड़ा हो सकता है? क्योंकि देखो ये जो सब अरे था आई से लेकर जे तक का था, उसमें मैंने एक एलिमेंट हटा दिया, ये आई, और आई को इधर शिफ्ट कर दिया, यानी कि I+1 यहाँ पर आ गया अब आई। तो एक एलिमेंट हटाया है ना मैंने, अगर एलिमेंट हटाएंगे तो एंड ऑपरेशन के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो एंड डैश वाली वैल्यू है वो या तो बड़ा होगा इस एंड से या तो इक्वल होगा, ठीक है। और अगर वो बड़ा वैल्यू है तो मेरा डिफरेंस घटता चला जाएगा, K माइनस एंड जो नया डैश है ये बड़ा वैल्यू है पुराने वाले एंड से, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा, तो मतलब ये जो डिफरेंस है ये घटता चला जाएगा, राइट, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर 2 था, है ना, तो मैंने देखा कि यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट को और ऐड कर रहा हूँ, J+1th एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा डिफरेंस बढ़ रहा है, सॉरी मेरा डिफरेंस यहाँ पर एंड जो है ना, एंड जो रिजल्ट आया है वो छोटा आ रहा है, छोटा होने की वजह से डिफरेंस बड़ा हो जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इस एंड को मुझे बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए मैंने क्या किया, एलिमेंट से एलिमेंट को हटाना स्टार्ट किया, मतलब लेफ़्ट साइड से विंडो को छोटा करना स्टार्ट किया। और यहीं पर दिमाग आया कि हाँ ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है ना। लेफ़्ट साइड से देखो छोटा कर रहे हैं, छोटा करने मतलब आई एंड पे जो एलिमेंट था उसको अपने विंडो से हटा रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझ लो यहाँ पर, जैसे ये मान लेते हैं ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। अभी मान के चलते हैं कि आई यहाँ पर था और जे यहाँ पर था, तो आपका सब अरे क्या है, ये पूरा का पूरा सब अरे है। तो इसका एंड निकाल लेते हैं, पहले देखते हैं इसका एंड कितना आता है, ठीक है। एंड ऑपरेशन कितना आया इसका, 5 एंड 6 एंड 7, 101, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, नहीं ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। इसका एंड ऑपरेशन आता है 4 आता है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। अब देखते हैं एंड डैश मैं कैसे निकाल रहा हूँ कि इसको श्रिंक कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड से। अब आई मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब मेरा सब अरे ये है, ठीक है। तो देखो ध्यान देते हैं, अब मेरा बच गया 6 एंड 7, तो 6 एंड 7 निकालते हैं, 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। तो देखो आ गया 6, देख रहे हो, ऑब्वियस बात है इससे बड़ा वैल्यू निकल के आ गया। एंड डैश जो है वो एंड से थोड़ा बड़ा है ना, ये रहा एंड डैश थोड़ा एंड से बड़ा है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर बड़ा वैल्यू आएगा तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस छोटा होता चला जाएगा, और मुझे मिनिमल से मिनिमल डिफरेंस चाहिए। ये चीज़ तो क्लियर हो गया, ओके। अब देखो एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे के अभी भी मैं 3 ले रहा हूँ, तो के माइनस एंड है तो 3 माइनस, मान के चलते हैं इस बार एंड ना एक बड़ा वैल्यू है, 3 से भी बड़ा वैल्यू है, के से भी बड़ा वैल्यू है, मान के चलते हैं 7 है, ठीक है।
अब देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 - 7 का मॉड्यूलो ले लो, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, 4 आएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि मान के चलते ये जो 7 है ना, ये आई से लेकर जे तक का एक सब अरे था, उसका एंड ऑपरेशन 7 था। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस चाहिए, है ना। ये डिफरेंस अभी 4 आ रहा है, तो मैं देखता हूँ कि क्या मुझे इस सब अरे में और एलिमेंट ऐड करना चाहिए या फिर एलिमेंट रिमूव करना चाहिए ith पॉइंटर के साइड से। अगर मान के चलते हैं और एलिमेंट ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे इस सब अरे में, 3 माइनस, मान के चलते हैं मैंने एक सब अरे बना दिया जो कि i से लेकर j+1 तक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आप एंड ऑपरेशन निकालते हो, a एंड b एंड c, अगर आपने एक और लगा दिया तो इसकी जो वैल्यू थी ऑलरेडी, आपने एक और एलिमेंट यहाँ पर एंड ऑपरेशन में लगा दिया है, तो ऑलरेडी जो वैल्यू थी ना यहाँ पर, ऑलरेडी जो ये वैल्यू थी, ये या तो इस ओवरऑल का रिस्पॉन्स इससे छोटा या तो इक्वल आएगा, है ना। ये आपको पता होगा कि a एंड b इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a, है ना। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी एंड ऑपरेशन 7 था i से j तक का, अब आपने एक और एलिमेंट ले आया, यानी कि i से j तक का एंड 7 था, आप एक और एलिमेंट लेकर आ जा रहे हो, कौन सा, j+1 वाला जो एलिमेंट है। तो जो भी वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू 7 ही होगा ना, बड़ा तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो अगर लेस देन इक्वल टू 7 है तो एग्जाम्पल के तौर पे मान के ले लेते हैं 3 - 7, मैंने अभी एक और एलिमेंट को इंक्लूड करके एंड किया, तो ऑब्वियस या तो 7 से छोटा होगा। तो अज्यूम करके चलते हैं 7 से छोटा वैल्यू आया, मान के चलते हैं 6 आ गया। ठीक है। तो 3 - 6 देखो अभी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो मुझे बेटर आंसर मिल गया अभी, है ना। अब मान के चलते हैं कि आपने एक और एलिमेंट इंक्लूड कर दिया अपने सब अरे में, तो ऑब्वियस सी बात है अभी एंड ऑपरेशन 6 है आपका, इसका एंड ऑपरेशन 6 आया ना, हो सकता है और छोटा मिल जाए, या तो इक्वल या तो छोटा ही मिल सकता है, बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप एलिमेंट और इंक्लूड कर रहे हो, है ना। a एंड b है, इसका जो भी वैल्यू आएगा इसमें आपने एक और एलिमेंट इंक्लूड कर लिया, मान लेते हैं c, तो हमेशा छोटा ही एंड वैल्यू आएगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता एंड का वैल्यू। तो मान के चलते हैं एक और एलिमेंट आपने इंक्लूड किया, तो आपका सब अरे का जो विंडो है वो और बड़ा हो गया, j+2 तक चला गया। तो 3 माइनस, मान के चलते हैं और छोटा वैल्यू आ गया, 6 के बाद मान लेते हैं 5 आ गया। अब देखो मेरा डिफरेंस और अच्छा आ गया, और छोटा मुझे वैल्यू मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया i से लेकर j तक का आपने सब अरे का जब एंड निकाला, ठीक है, इसका जो एंड वैल्यू आया था, जो भी एंड वैल्यू आया था, अगर वो k से बड़ा है, जैसे इस केस में देखो, देख रहे हो ये एंड वैल्यू 7 है, वो k से बड़ा है, इफ़ k जो भी एंड वैल्यू है, मतलब k जो है ना मेरा, k इज़ लेस देन जो भी मेरा एंड वैल्यू है, तो उस केस में मेरे लिए बेटर क्या है कि मैं और एलिमेंट इंक्लूड करता जाऊँ। j+1th एलिमेंट इंक्लूड किया, यहाँ पर j+2th एलिमेंट इंक्लूड किया, और रीज़न क्या है वो आपको साफ साफ दिख भी रहा है, क्योंकि एलिमेंट को और इंक्लूड करेंगे, j के बाद j+1th को इंक्लूड कर लिया, j+2th को भी इंक्लूड कर लिया, तो और एलिमेंट ऐड करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, और एलिमेंट इंक्लूड करने से फ़ायदा ये हो रहा है कि एंड ऑपरेशन का वैल्यू छोटा होता चला जा रहा है, और छोटा होने की वजह से देखो क्या हो रहा है, मेरा जो डिफरेंस है वो मेरा मिनिमम से मिनिमम होता चला जा रहा है। पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हो गया। ठीक है। लेकिन ये तब हो रहा है जब k लेस देन एंड है, लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में देखो k जो है ना वो ग्रेटर देन एंड था, यहाँ पर देख रहे हो। तो उस केस में क्या हो रहा था कि मैं लेफ्ट साइड से श्रिंक कर रहा था, विंडो को बड़ा नहीं कर रहा था, j+1 j+2 नहीं जा रहा था, मैं i के साइड से घटाता चल रहा था, एलिमेंट को हटाता चल रहा था, है ना, क्योंकि उस वक्त मुझे एंड का वैल्यू और बड़ा चाहिए था, क्योंकि एंड का वैल्यू बड़ा करने की वजह से डिफरेंस, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो देखो और छोटा मिल रहा था मुझे। यहाँ पर एंड का वैल्यू 2 है तो एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 मिला, एंड का वैल्यू जब 1 हुआ तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बड़ा हो गया था, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस तो मुझे छोटा से छोटा चाहिए। तो इस केस में क्या था कि भाई जो एंड का जो k है ना वो ग्रेटर देन एंड का वैल्यू है, ठीक है, उस विंडो का जो भी एंड वैल्यू है, ठीक है। उस केस में हम क्या कर रहे हैं, आई को श्रिंक कर रहे हैं, है ना, आई को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, और इस केस में क्या कर रहे थे, जे को राइट साइड शिफ्ट कर रहे थे, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक चीज़ तो यहाँ से आइडिया लग गया कि भाई इफ़ के इज़ अगर लेस देन जो उस विंडो का एंड ऑपरेशन है, ठीक है, इस केस में मैंने क्या बोला था, जे को राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और अगर जे को राइट शिफ्ट कर रहे हैं मतलब अपना विंडो को बड़ा कर रहे हैं। पहले जो एंड ऑपरेशन था वो आई से जे तक का एंड ऑपरेशन था,
अब मैं एक और एलिमेंट और ऐड करना चाह रहा हूँ j+1th वाले का, ठीक है। तो मेरा ऑब्वियस है एंड में मेरा एक और एलिमेंट आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू एंड ऑपरेशन निकाल दिया किससे, नम्स ऑफ j से, है ना, मतलब j++ कर देंगे, ठीक है, मतलब j आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब मैं विंडो और बड़ा कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, राइट शिफ्ट, या फिर बोल सकते हो कि विंडो को इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ अगर k इज़ ग्रेटर देन एंड हो गया, तो इस केस में मैंने क्या बोला था कि भाई i को आगे शिफ्ट करते चलो, ठीक है, मतलब i से लेकर j तक का एंड था ना ये वैल्यू। अब i को आगे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है i के बाद से जो एलिमेंट है वहाँ से j तक का एंड चाहिए होगा, ठीक है। अब वो एंड कैसे निकालेंगे वो हम देख लेंगे, बट ये तो समझ में आ गया ना कि कब i को शिफ्ट करना है, कब j को शिफ्ट करना है। और ये भी समझ में आ गया कि अच्छा ये इंडीड ये स्लाइडिंग विंडो ये इसमें छिपा हुआ था, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो। और मीनवेल जब आप ये सब कर रहे हो तो आप हर बार मिनिमम निकालते रहना कि रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा जो भी मेरा अपडेटेड विंडो है अभी, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंड माइनस के, या तो के माइनस एंड, बात एक ही है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, इफ़ के लेस देन एंड हुआ तो j++ करना है, एल्स इफ के ग्रेटर देन एंड हुआ तो i++ करना है। लेकिन i को कब तक प्लस करोगे, ऑब्वियस है जब तक जो k है वो ग्रेटर देन एंड रहेगा तब तक i को प्लस करते रहेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब i को आप प्लस कर रहे हो तो ऑब्वियस है एक नया एंड निकल कर आएगा ना फिर, क्योंकि एंड तो चेंज हो जाएगा। ये एंड वैल्यू जो था ये i से लेकर j तक का था एंड, अब i जब आपने शिफ्ट किया तो एक नया i यहाँ आया, फिर इसका आपको एंड निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे वो तो बात की बात है, बट ये आप समझ रहे हो ना, जो भी एंड आपका आएगा नया एंड डैश जो भी बोल सकते हो, तब तक आपको i को प्लस करना है, i++ करते रहो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, जब तक k ग्रेटर देन एंड है तब तक मैं i++ करता रहूँगा, क्योंकि मुझे बेस्ट आंसर मिनिमम आंसर मिलता जाएगा, ओके। लेकिन एक चीज़ ध्यान दे देना यहाँ पर कि हाँ भाई i जो है वो लेस देन इक्वल टू j तक रहना चाहिए। ऑब्वियस बात है विंडो i से लेकर j तक जाएगा ना, i को थोड़ी ना j से क्रॉस करवा दोगे, ठीक है। तो जब तक i लेस देन j ये तो डालना ही डालना था, बट ये इंपॉर्टेंट था, गे जब तक ग्रेटर देन एंड है तब तक विंडो को श्रिंक करते रहेंगे। और आपको यहाँ से देख के क्लियर कट दिख रहा होगा, याद आ गया होगा स्लाइडिंग विंडो का जो हमारा ख़ानदानी टेम्पलेट होता है, एग्जैक्टली यही होता है कि आई को हम शिफ्ट करते रहेंगे तब तक जब तक कोई कंडीशन यहाँ पर मीट ना हो, है ना। बिल्कुल इसी तरह स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमें समझ में आ गई हैं, राइट, ओके। तो अब इसमें एक बस लास्ट चैलेंज है जो अगर हम समझ गए तो ये प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम का टफ पार्ट वही है जो अभी मैं समझाने वाला हूँ, बाकी ये सब जो ईजी था फिगर आउट करना। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि जो विंडो स्लाइड कर रहा है उसका हमें एंड ऑपरेशन कैसे निकालना है। तो मैंने ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पर मान के चलते हैं आई और जे विंडो है मेरा, यहाँ पर आई इंडेक्स यहाँ पर है और ये मेरा विंडो है, ठीक है। या तो फिर जे यहाँ पर ले लो और ये मेरा विंडो हो गया। और इस विंडो का एंड ऑपरेशन जो है A1 एंड A2 एंड A3 एंड A4 उसकी वैल्यू एंड के बराबर है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि के अगर ग्रेटर देन एंड होता है तो हमें शिफ्ट करना पड़ता है आई को, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर के ग्रेटर देन एंड है, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लें तो हमें आई को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आई को शिफ्ट करेंगे तो हमारा विंडो स्लाइड होकर ये छोटा बन जाएगा A2 A3 A4 और हमारा एंड का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, कुछ और एंड का वैल्यू होगा क्योंकि A1 को हमने विंडो से हटा दिया है, राइट। तो अब हमारा एंड ऑपरेशन इस विंडो का A2 एंड A3 एंड A4 होगा, राइट। बट अगर आप नोटिस करो अगर ये समेशन होता A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होता तब A1 को हटाना बड़ा आसान होता, सिंपली माइनस A1 कर देते। बट यहाँ पर समेशन नहीं, यहाँ पर एंड ऑपरेशन है सारे एलिमेंट्स का, है ना। तो एंड ऑपरेशन में कैसे किसी एलिमेंट को हम हटा सकते हैं अपने विंडो से। A1 एंड A2 एंड A3 एंड A4 था पहले, अब हमें इसका वैल्यू क्या था, एंड के बराबर था मान के चलते हैं। और हमें इस विंडो से अब A1 को हटाना है। अब A1 को हटाओगे तो ये एंड अब चेंज हो जाएगा, है ना, A2 एंड A3 एंड A4 हो जाएगा। तो इसको समझाने के लिए जो टेक्निक मैं अभी आपको बताऊंगा वो फ्यूचर में बहुत जगह आपको यूज़ आ सकता है, उसको आप इस्तेमाल करके बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो समझते हैं, मान के चलते हैं आई मेरा यहाँ पर है, जे मेरा यहाँ पर है और ये मेरा विंडो है, ठीक है। और इस विंडो में सारे एलिमेंट्स का जो एंड ऑपरेशन है वो एंड के बराबर है, A एंड D, ठीक है। तो मैंने सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर अज्यूम कर लिया है, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
वन 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 A1 A2 A3 A4 का, और ये 0th बिट, ये फर्स्ट बिट, ये सेकंड बिट, ये थर्ड बिट, और टोटल 32 बिट का होता है ना। तो यहाँ पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड 32 बिट तक है, सब में 0 वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली A2 का भी वैसे ही होगा, अज्यूम करके मैं चल रहा हूँ, ओके। देखो यहाँ पर A1 का बाइनरी, A2 का बाइनरी, A3 का बाइनरी, A4 का बाइनरी है। अगर मैं अब इसका एंड निकालूँ, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ जो लेफ्ट साइड में है, बट आप अज्यूम कर लेना कि लेफ्ट साइड भी है ना। 0 बिट्स होंगे लेफ्ट साइड में, टोटल 32 बिट्स होते हैं, ठीक है, अज्यूम करके चलना। अब देखो यहाँ पर मैं एंड ऑपरेशन अगर निकालूंगा इसका, तो ये 0th बिट में 0 आ जाएगा, क्योंकि बीच में 1 एंड 0 एंड 0 एंड 1 0 है, तो सारे 0 आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो मेरा एंड का वैल्यू ये आ रहा है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर एंड का वैल्यू है वो 0 है, और के का वैल्यू मेरा 3 दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है के जो है ग्रेटर देन एंड निकल आया। इस केस में याद करो क्या करते थे, आई को हम लोग शिफ्ट करते थे, राइट, यही ऊपर हमने सिखाया था। तो अब हम लोग आई को शिफ्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है A1 जो है वो हमारे विंडो से चला जाएगा, राइट। आई को अब हम शिफ्ट करेंगे तो A1 विंडो से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि के इज़ ग्रेटर देन एंड है, और मैंने एक्सप्लेन कर रखा ऊपर कि क्यों हम लोग ऐसा शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे विंडो में कौन से एलिमेंट रहेगा, A2 एंड A3 एंड A4, ठीक है। अब इसमें A2 एंड A3 एंड A4 का एंड तो अब कुछ और होगा, है ना, एंड तो अब हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब वो नया एंड कैसे निकालना है वो देखते हैं, ठीक है। ये A1 को अब हमें रिमूव करना है ना। तो अब ये नया एंड आएगा, वो हमें कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं अभी इसका एंड वैल्यू क्या आ रहा है ना। अभी अगर A1 को हटा दिया तो जैसे ये 0 हो गया, 1 1, और इसका वैल्यू 0 हो गया। तो इसका एंड अभी जो नया, पहले एंड का वैल्यू 0 था, और अभी एंड डैश मान लेते हैं। अभी जो नया वैल्यू आया इसकी वैल्यू क्या है, 1 2 4 6 है इसकी वैल्यू, है ना। या तो मैंने वैल्यू निकाल के रख लिया है। अब देखो इसके लिए आप क्या करोगे, एक सिंस 32 बिट्स होते हैं ना इंटीजर में, तो एक 32 साइज़ का एक अरे ले लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये देखो 0th बिट में, 0th बिट है, फर्स्ट बिट है, सेकंड बिट है, थर्ड बिट है, यहाँ 31st बिट तक जाएगा। तो देखो मैंने 32 साइज़ का एक अरे ले लिया, 0 से लेकर 31 इंडेक्स तक, ठीक है। और हर बिट वाले पोजीशन पर कितने 1 हैं वो हम काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर 0th बिट पर यहाँ पर ध्यान देते हैं, टोटल कितने 1s हैं यहाँ पर। इस 0th वाले पोजीशन पर देखो टोटल 2 1 है ना। तो इस 2 1 को काउंट करके मैं यहाँ पर इस जो नीचे फ्रिक्वेंसी वाला मेरा जो अरे है उसमें 2 कर दिया मैंने, कि 0th बिट में 2 1 है, ओके। सिमिलरली फर्स्ट वाले पोजीशन पर देखो टोटल कितने 1 दिख रहे हैं मुझे, 3 1 दिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने 3 लिख दिया। सेकंड इंडेक्स पे देखो टोटल 3 1 है, तो सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पर 3 लिख दिया। थर्ड इंडेक्स पर 3 1 है, तो थर्ड इंडेक्स पर भी 3 लिख दिया, ओके। अब देखो ध्यान दो, आप आराम से आप एंड का वैल्यू क्या होगा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। A1 एंड A2 एंड A3 एंड A4, ठीक है। तो देखो ध्यान दो 0th पोजीशन पर देखो टोटल कितने 1 दिख रहे हैं, 2 1 दिख रहे हैं, बट हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट है, A1 A2 A3 A4, और सिर्फ 1 2 ही है। तो मतलब पक्का 2 पोजीशन पर 0 0 रहे होंगे, राइट। तो और एक भी 0 रहेगा तो एंड ऑपरेशन की वैल्यू 0 हो जाता है। और आप पता कैसे करोगे, देखो 0th इंडेक्स में टोटल कितने 1s हैं, 2 1s हैं, ठीक है। और यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, और हमारे पास एलिमेंट्स कितने होंगे, J-i+1 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये मेरा सब अरे है। तो देखो यानी कि यहाँ पर कितने J-i+1, यानी कि 4 एलिमेंट्स है, A1 A2 A3 A4, 4 एलिमेंट्स है, जिसमें मेरे पास सिर्फ 2 0s है और 2 1s है ना। तो ऑब्वियस बात है एक भी 0 रहेगा तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा ना। अगर चारों बिट में 1 1 1 1 होता तब 1 आता है ना। यहाँ पर मेरे पास 0th बिट में कितने 1 है, सिर्फ 2 1 है, इसलिए 0 आ गया। इसी तरह फर्स्ट बिट में देखो मेरे पास 3 1 है, जबकि 4 एलिमेंट है, इसीलिए आंसर यहाँ 0 आ जाएगा। सेकंड बिट में भी देखो आंसर मेरा 0 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 4 एलिमेंट है, तो 4 बार 1 आना चाहिए था ना सेकंड पोजीशन पर, बट सेकंड पोजीशन पर मेरे पास सिर्फ 3 1 है। देखो इस अरे से आपको नीचे पता चल जा रहा है, ठीक है। मतलब पक्का एक 0 रहा होगा इस बिट में, तो आंसर 0 हो जाएगा ओवरऑल। सिमिलरली अगर आप थर्ड बिट पर देखो, ऑब्वियस है यहाँ पर भी मेरे पास 3 1s है टोटल। हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, A1 A2 A3 A4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो, अगर मान के चलते हैं A1 मेरा रिमूव हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है उस विंडो से आपने I++ कर दिया होगा, तभी तो A1 रिमूव हुआ होगा, है ना। तो देखो A1 के हटने से 0th बिट वाला जो 1 है वो हट जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रीक्वेंसी वाला अरे है वहाँ पर देखो 0th बिट में मैंने एक 1 हटा दिया, है ना। A1 क्योंकि हट चुका है। तो अब देखो ध्यान दो 0th पोजीशन पर टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, कितने 1s थे, 2 1 थे, अब एक ही 1 है। और सही बात है क्योंकि A1 हट गया तो एक ही 1 बचा है। अब यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से।
अब देखो इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर देखो ये 0 हट गया होगा, खैर 0 तो हमें काउंट भी नहीं करना, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और सिमिलरली और हाँ रिमेनिंग देखो 3 1 बचे हैं इस बार, ठीक है। और देखो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर मेरे पास 3 1 है भी। सिमिलरली सेकंड वाले पोजीशन पर देखो ये 0 हटा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास 3 1 बचे हैं, तो सेकंड पोजीशन पर देखो 3 1 है यहाँ पर, ओके। सिमिलरली थर्ड पोजीशन पर अगर आप ध्यान दो, एक 1 हट चुका है ना, देखो यहाँ पर ये वाला 1 हट जाएगा, तो हमें काउंट अपडेट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में, है ना। तो देखो थर्ड इंडेक्स पर मैं गया और यहाँ पर मैंने इस 3 को हटाकर एक घटा दिया, तो 2 बन गया ये, ठीक है। क्योंकि अब हमारा विंडो छोटा हो चुका है ना, अब हमारे विंडो में कितने एलिमेंट्स हैं, j-i+1। अब 0th इंडेक्स पर देखो टोटल कितने 1 है, सिर्फ एक ही 1 है, विच इज़ करेक्ट ऑल्सो, है ना। ये वाला विंडो की बात हो रही है, j-i+1, सिर्फ एक ही 1 है। और देखो मेरा 0th इंडेक्स में फ्रीक्वेंसी काउंट वाला जो अरे है यहाँ पर 1 है, ठीक है। और हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, j-i+1, दैट इज़ 3 एलिमेंट है ना, 0 1 2 3 4, तो j-i+1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 + 1 दैट इज़ 2 नहीं, दैट इज़ टोटल 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 3 एलिमेंट है, लेकिन बिट कितने हैं, 1 बिट कितना है, सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब रिमेनिंग जगह पर 2 0 रहे होंगे, ठीक है। और एक भी 0 रहेगा तो ओवरऑल एंड ऑपरेशन मेरा 0 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए 0th बिट में मेरा 0 आ गया, ओके। यहाँ तक क्लियर है, इरेज करके यहाँ 0 लिख देता हूँ। अब आते हैं इसके बाद अपने फर्स्ट वाले इंडेक्स पर। अगर आप ध्यान दोगे फर्स्ट वाले इंडेक्स पर, तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी काउंट वाला अरे है उसको मैंने अपडेट कर दिया होगा। तो यहाँ पर देखो 3 1 दे रखा है ना, 3 काउंट ऑफ 1 बिट्स कितने, 3 है, और मेरे पास एलिमेंट भी 3 ही थे, A2 A3 और A4। तो देखो यानी कि सारे जगह 1 प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर 1 लिखा गया, ओके। सिमिलरली सेकंड वाले इंडेक्स पर भी देखो 3 काउंट है 1 का, इसका और 3 एलिमेंट्स भी थे, मतलब हर जगह 1 होगा, है ना। तो ओवरऑल मेरा एंड ऑपरेशन का रिजल्ट भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और j-i+1 मेरा क्या इक्वल है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, सॉरी टोटल नंबर ऑफ काउंट के। j-i+1 कितना है, 3 है, 3 एलिमेंट्स है, और टोटल काउंट कितना है इस इंडेक्स में, 3 काउंट है, तो ऑब्वियस है 1 का 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली अब लास्ट वाले थर्ड इंडेक्स पर देखो j-i+1 3 है, 3 एलिमेंट है, बट यहाँ पर 1 का काउंट कितना है, 2 है, सिर्फ 2 जगह 1 काउंट है, मतलब एक जगह पक्का 0 रहा होगा, तो ओवरऑल रिजल्ट मेरा यहाँ पर 0 आ गया। तो देख रहे हो यहाँ पर जो एंड आया अभी नया वाला, इसको एंड डैश मैंने माना है, तो पहले जो एंड था, ठीक है, और अब जैसे ही मैंने i++ किया तो A1 वाला एलिमेंट हटा, तो एक नया एंड डैश हमें निकालना पड़ेगा हर बार, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लेते हैं i++ ना करके जब हम j++ कर रहे होंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको सूडोकोड में बताया था ना कि अगर k इज़ लेस देन एंड है तो j++ करेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो भी मेरा एंड होगा ऑलरेडी j++ होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो उसी में वो नम्स ऑफ नया वाला एलिमेंट उसमें एंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो आसान है, लेकिन जब i++ कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, और एलिमेंट को हटाओगे तो हटाने में हमें नया एंड मिलेगा ना। ये रहा A1 को जब हमने हटाया एक नया एंड मिला, तो वो नया एंड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था और यही टफ पार्ट था इस प्रॉब्लम का, ओके। तो अगर आप ध्यान दो तो बड़ा सिंपल अभी लग रहा होगा आपको प्रॉब्लम कि भाई आई ये हमारा अरे था, आई यहाँ पर था, स्टार्टिंग में जे यहाँ पर था, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जे को आगे बढ़ाता रहूँगा वाइल कब तक, जब तक जे जो है लेस देन एन रहे, मतलब मान लेते इसका लेंथ एन है, ठीक है। तो ऑब्वियस है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब एंड ऑपरेशन निकालने लगूंगा अपना, एंड का जो भी वैल्यू है, एंड इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, जो अभी नया मेरा जेथ एलिमेंट मेरे सामने आया है, ठीक है। अब सिंस ये नया जेथ एलिमेंट सामने आया है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो फ्रीक्वेंसी वाला अरे है, स्टार्टिंग में तो इसमें सब में 0 रहेगा ना, स्टार्टिंग में तो इसमें सिर्फ 0 0 रहा होगा क्योंकि अभी तक कोई एलिमेंट नहीं था। अब जब एक नया एलिमेंट आया है जेथ एलिमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी एक एलिमेंट आ चुका है। कौन है वो एलिमेंट, A1, है ना, A1 आ चुका है। तो A1 का जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, मान लेते हैं 1 0 0 1 होगा, इसके हिसाब से मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा कि भाई इस विंडो में, और ये विंडो क्या है, I से लेकर J तक का विंडो में एक एलिमेंट है वो A1 है, और इसका हमें 0th फर्स्ट सेकंड थर्ड बिट सबका जाकर देखना है और बिट को काउंट करना है। जैसे 0th बिट है, 0th बिट में एक 1 मुझे दिख गया, ठीक है, इसका फर्स्ट बिट में 0 है, सेकंड बिट में 0, थर्ड बिट में एक और 1 दिख गया, तो थर्ड बिट में मैंने यहाँ पर काउंट बढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसे अपडेट करते चलेंगे क्योंकि
नया नया एलिमेंट आ रहा है। और ये जो एंड निकल कर आया है ना, ये जो एंड निकल कर आया है, ये किसका एंड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये उस विंडो का एंड है, आई से लेकर जे तक के विंडो का एंड है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद तो बड़ा सिंपल है, हमें बस यही चेक करना होता था ना कि अगर ये जो विंडो है ना, ये विंडो का जो एंड है अगर ये ग्रेटर देन के है, तो इस केस में मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई सिंपली क्या करना है आपको, जे प्लस प्लस कर दो, मतलब एक और एलिमेंट ऐड होगा, जे प्लस प्लस करोगे तो एक नया एलिमेंट आएगा और वो एंड में हमारा इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक और ज़रूरी चीज़, अगर एल्स इफ एंड जो है मेरा लेस देन के आ गया, तो ऊपर मैंने आपको सिखाया था, ये रहा, यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाया था कि अगर एंड जो है वो मेरा लेस देन के आ गया, तो उस केस में हमें क्या करना है, आई प्लस प्लस करते रहना है। ठीक है, और तब तक करते रहना जब तक ये वाला वाइल लूप सेटिस्फाई होता रहेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, सिंस आप आई को शिफ्ट कर रहे हो राइट साइड में, तो आपका जो एंड वैल्यू है वो भी अपडेट होगा, एक नया एंड निकल कर आएगा ना। ठीक है, तो वो चीज़ पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सिंस हमें आई प्लस प्लस करना है, आई प्लस प्लस करना है ना, तो आई प्लस प्लस करने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो विंडो वो छोटा होगा, तो ith इंडेक्स पर जो एलिमेंट था उसको हमें हटाना पड़ेगा, राइट, उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो वो हम हटा देंगे, यहाँ पर एक फंक्शन लिख देंगे, अपडेट करके एक फंक्शन लिख देंगे, और यहाँ पर भी एक नया एलिमेंट ये ऐड हुआ होगा ना, इधर भी एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है हमारे एंड में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी वो अपडेट नाम का एक फंक्शन कॉल कर देंगे। अब वो अपडेट का काम क्या रहेगा कि वो इस फ्रीक्वेंसी वाले अरे को अपडेट करता रहेगा, क्योंकि नया एलिमेंट ऐड या रिमूव हो रहा है ना विंडो के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर आई प्लस प्लस हो गया, हमने अपने फ्रीक्वेंसी वाले एरे को अपडेट भी कर दिया। लेकिन अब सबसे ज़रूरी पार्ट फाइंड न्यू एंड, नया वाला एंड निकालोगे ना, क्योंकि अब तो आई प्लस प्लस हो गया तो A1 हट चुका है, मतलब जिसको मैं एंड डैश करके पुकार रहा था ऊपर। ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। और हाँ, ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्या बोला था कि वाइल आई प्लस प्लस कब तक करना है, जब तक ये वाला प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हो। यहाँ ऊपर मैंने आपको दिखाया था ना, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे एंड सबसे ज़रूरी, जब तक एंड जो है ना वो लेस देन के है तब तक मैं करता रहूँगा। ठीक है, और यही एंड अपडेट होता रहेगा, यहाँ पर नया एंड डैश निकल कर आएगा तो वो मैं एंड में असाइन कर दूँगा। ठीक है, और फिर चेक करता रहूँगा, वाइल जब तक एंड लेस देन के है तब तक मैं ये करता रहूँगा। यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, हर बार हर विंडो का निकालते रहना कि भाई हर विंडो का मुझे एंड पता ही है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्या था, के माइनस जो भी एंड है मेरा, जो भी नया एंड निकल के आता जा रहा है, मैं हर बार रिजल्ट निकालता रहूँगा। यहाँ तक क्लियर है। और ये हो गया, यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देंगे। अब देखो, तो एक केस तो ये हो गया कि एंड लेस देन ग्रेटर देन के है, एक केस है कि एंड लेस देन के है, एक और एल्स केस में क्या आ सकता है, खुद सोचो, ना लेस देन ना ग्रेटर देन है, मतलब पक्का एंड जो है इज इक्वल टू के रहा होगा। तो भाई इससे बेटर आंसर आ ही नहीं सकता आपका। आराम से आप रिटर्न कर दो ज़ीरो। ज़ीरो क्यों रिटर्न करोगे भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के माइनस एंड अगर करोगे, इसमें अगर के और एंड इक्वल निकल आया तो ऑब्वियस है आपका आंसर ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो से बेटर आपका आंसर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। ज़ीरो से बेटर आंसर आपको मिल ही नहीं सकता। अगर के 1 है और मान लेते हैं एंड 2 है, तो 1 माइनस 2 -1 और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। तो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो ही आएगा अगर एंड इक्वल टू के नहीं है। तो यहाँ पर एंड इक्वल टू के है, मतलब आंसर ज़ीरो है, तो आँख बंद करके ज़ीरो रिटर्न कर देना, इससे बेटर आंसर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। और बस लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट करना मत भूलना यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर भी आप जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर एंड एक नया एंड निकला यहाँ पर भी, ठीक है, तो इधर भी अपडेट करते ना रिजल्ट को, रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के माइनस जो अभी नया एंड निकल कर आया है, ठीक है। और यहाँ पर भी याद करो, एंड चेंज हो रहा था इस वाले एल्स ब्लॉक में, क्योंकि हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं तो मेरा नया एंड निकल रहा है बार बार, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी बार बार देखो मैं रिजल्ट को अपडेट करता रह रहा हूँ, है ना, जो मिनिमम मुझे मिल जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो, ये प्रॉब्लम बड़ा छोटा था, कोड बहुत सिंपल है, नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो जैसा कोड है, बट इसमें जो टफ पार्ट था ना कि अगर आई प्लस प्लस कर रहे हैं, जो मगर मैं मान लेते हैं मेरा विंडो स्लाइड हो रहा है, तो हम एंड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बेस्ट तरीका ये है कि एक फ्रीक्वेंसी ये ले लेंगे, अरे ले लेंगे, उसमें ना हर बिट में
हर बिट में कितने एंड वन है हमारे पास, वो हम काउंट कर लेंगे यहाँ पर। तो एक लास्ट चीज़ और देख लो, जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, अगर मान के चलते हैं J++ होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे जाऊँगा फिर एक नया एंड में ये एंड नम्स J निकल आएगा, ठीक है। बट अगर I++ हो रहा है तो हमें नया एंड निकालना पड़ रहा है, राइट, है ना। और हाँ, याद रखना, जब भी J+ मतलब एक नया एलिमेंट निकल कर आता है तो ऑब्वियस है ये एंड मेरा एक नया एंड बन कर आ रहा है ना। यहाँ पर एक और एलिमेंट एंड हुआ ना, तो ये एंड बदल जाएगा, तो इसके हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी अरे को अपडेट करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब एक एलिमेंट हट रहा है तो उस एलिमेंट के हटने की वजह से इस फ्रीक्वेंसी को हमें अपडेट करना पड़ेगा। याद करो, यहाँ पर हम कॉल भी कर रहे थे अपडेट वाला फंक्शन, ठीक है। तो J++ के केस में आसान है एंड निकालना, क्योंकि बस आप नॉर्मल ऐसे एंड निकाल लेते हो। बट I++ के केस में एंड निकालना वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है उसमें। आपको ये तो पता नहीं कि आप अपडेट कर दे रहे हो फ्रीक्वेंसी वाले अरे को, तो फ्रीक्वेंसी वाले अरे पर ध्यान देते हैं। मान के चलते हैं फ्रीक्वेंसी वाला अरे में कुछ ऐसा था, 0, 1, 2 एंड सो ऑन 31st बिट तक का इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ओके। मान लेते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पर 0th बिट में ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो जस्ट हमने अभी ऊपर लिया था ना। देखो 0th बिट में यहाँ पर कितने 1 है, 1, 2। फर्स्ट बिट में 3 1 है, सेकंड बिट में 3 1 है, थर्ड बिट में 3 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी जो मैंने बनाया है अरे फ्रीक्वेंसी वाला, तो यहाँ लिख 0 बिट में 2 1 है, फर्स्ट बिट में 3 1 है, सेकंड में 3 1 है, 0 1 2, थर्ड बिट में भी 3 1 है, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, जैसे ही A1 हटा, उसके हटने की वजह से क्या हुआ कि भाई ये 0th बिट और थर्ड बिट में जो 1 है वो हट गया, है ना। तो वो आप कैसे हटाओगे वो देखो। आपको तो पता है कि A1 हटने वाला है, मतलब कौन सा एलिमेंट हटने वाला है, नम्स ऑफ I हटने वाला है। क्यों? क्योंकि आप I++ करने वाले थे। तो आप एक काम करना, जब अपडेट अरे आप भेजोगे ना, अपडेट वाला फंक्शन कॉल करोगे तो नम्स I उसमें भेजना और बोलना भाई नम्स I को हटाना है, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी अरे को आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो नम्स I का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या था, A1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या था, 1001 था ना। तो मान के चलते हैं 1001 था, तो हम ऐसे कर लेंगे कि भाई इसका 0th बिट में क्या है वही पता करना ना। 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट। तो 0th बिट का पहले पता करते हैं। तो 0th बिट में क्या है, 1 है या 2 है वो चेक कर लेते हैं। 1001 है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से एंड ले लो, 1 से एंड कर लो, 1 0 0 0, ये 1 है ना, एंड कर दो। अगर 1 आ गया तो मतलब पक्का 0th बिट में 1 था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 0th बिट में अगर 1 है तो 0th बिट में यहाँ पर एक 1 घटा दूंगा, क्योंकि वो अब हटने वाला है वो एलिमेंट, है ना। इस एलिमेंट को मैं हटा रहा हूँ अभी। तो 0th बिट में यहाँ 1 था, तो 0th में मैंने 2 को घटा के 1 कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता करना है इसका फर्स्ट बिट में क्या है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको राइट शिफ्ट मार दूंगा, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। बात एक ही होता है, या तो किसी नंबर को आप राइट शिफ्ट कर दो एक बिट से, या तो इसको नंबर को बाई 2 कर दो, बात एक ही है। तो अगर राइट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ये 1 हट जाएगा, ठीक है, और ये 0 बिट हो जाएगा, ये फर्स्ट बिट, ये सेकंड बिट हो जाएगा, पीछे 0 0 तो है ही। अब आपको पता है करना है कि अब इसका नेक्स्ट बिट कौन सा था, इसका नेक्स्ट बिट 0 है, फिर से वही करेंगे, 100 है ना। इसको मैं क्या करूँगा, 1 से एंड ले लूँगा, ठीक है। 0 आ गया ना, 0 मतलब क्या हुआ कि भाई ये वाला बिट 0 रहा होगा, है ना। तो याद करो ये कौन सा बिट था, एक्चुअल में ये फर्स्ट बिट था, ठीक है, एक्चुअल में फर्स्ट बिट था। तो मैं I पॉइंटर लेके चलूँगा, स्टार्टिंग में मैंने इस 0th बिट को चेंज किया था, अब I++ कर दिया, तो मुझे पता चला कि अच्छा अब ये वाला बिट यहाँ पर 0 है, तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ये 3 का 3 ही रहेगा। अब उसके बाद फिर I जब करूँगा तो I यहाँ आ जाएगा। अब मुझे देखना कि नेक्स्ट बिट 0 है कि 1 है, तो नेक्स्ट बिट निकालने के लिए इसको फिर से राइट शिफ्ट मारेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है, ये 0 और ये 1 हो जाएगा, ओके। अब फिर से इसको एंड ऑपरेशन करेंगे, एंड ऑपरेशन करने पे 0 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो क्या है, 1 0 है ना, 1 0 है, इसको एंड ऑपरेशन करो 1 से, तो 0 आ गया। 0 मतलब कि ये वाला बिट पक्का इसका 0 रहा होगा। कौन सा बिट है, ith बिट है, तो ith बिट में कोई चेंज नहीं होगा, 3 का 3 बिट रहेगा यहाँ पर 1, ओके। उसके बाद फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे या राइट शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 0th बिट ये बन जाएगा, ओके। अब I++ भी कर देंगे यहाँ पर, इसको ये 1 है ना, इसको 1 से ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, 1 आ गया मतलब ये पक्का 1 रहा होगा, ऑब्वियस है 1 ही है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ith बिट है यहाँ पर मुझे घटाना पड़ेगा, इसको 2 कर दिया मैंने, है ना, क्योंकि ये एलिमेंट हट चुका है, तो ये एलिमेंट पूरा हट गया।
और ये देखो हमारा फ्रीक्वेंसी अरे अब अपडेट हो चुका है, यहाँ पर 2 की जगह 1 होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अरे हमारा अपडेट हो गया, ये सारे तो 0 0 0 हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी अरे आ गया, अपडेट हो गया, क्योंकि हमने नम्स आई को अपने विंडो से हटा लिया है, आई प्लस प्लस कर लिया था। तो अब वैसे नया एंड बनकर आएगा मेरे लिए, तो उस नए एंड को कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। आप क्या करोगे, इस बिट से स्टार्ट करोगे, याद करो ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है ना। तो इसको भी आसान कैलकुलेट करना बहुत आसान है। देखो 0th बिट में कितने वन्स हैं, टोटल इतने वन है ना। याद करो हम कैसे चेक करते थे कि हमारे करंट विंडो में कितने एलिमेंट्स हैं, J-i + 1, टोटल इतने एलिमेंट है। क्या ये बराबर है इस करंट बिट पोजीशन में कितने वन है, टोटल एक ही वन है ना। अगर बराबर है मतलब सारे के सारे बिट 1 रहे होंगे, क्योंकि इतने मान के चलते 3 एलिमेंट्स थे, A2 A3 एंड A4, तो तीन एलिमेंट है। और यहाँ पर भी अगर 3 1 होता, ठीक है, इसका मतलब कि तीनों उस 0th बिट में तीनों के लिए 1 1 1 है, बट ऐसा है नहीं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो एक ही 1 है, मतलब पक्का रिमेनिंग पोजीशन पर 0 रहा होगा। तो देखो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अभी मेरे पास सिर्फ A2 A3 और A4 बचे हैं, है ना। A1 तो मैंने हटा दिया, जो नम्स आई था मेरा। सबका 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड बिट, फोर्थ बिट एंड सो ऑन यहाँ लिखना है मुझे। 0th बिट में कितने वन्स है, टोटल सिर्फ 1, एक ही 1 है। तो पक्का इसका मतलब क्या रहा होगा कि पक्का इन तीनों में से किसी एक के पास ही सिर्फ 1 होगा, बाकी रिमेनिंग के पास 0 होगा। तो मान के चलते हैं यहाँ 0 है, मान लेते हैं यहाँ 1 है। तो ऑब्वियस से पता ना, ओवरऑल देखो एंड यहाँ 0 आएगा ना, ओवरऑल एंड 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट बिट में आते हैं। यहाँ पर देखो 3 है, 3 1 है, मतलब इसके पास ही 1 रहा होगा, इसके पास ही 1 रहा होगा, इसके पास ही 1 रहा होगा, तो यहाँ पर 1 ही आएगा ऑब्वियसली। सेकंड वाले पोजीशन पे देखो यहाँ पर ही 1, यहाँ पर ही 1, यहाँ पर 1। थर्ड वाले में देखो 2 1 है, मतलब किसी दो ही के पास 1 रहा होगा, तो मान के चलते हैं इसके पास 0 था, इसके पास 1, इसके पास 1 था, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। तो ये नया एंड डैश निकल कर आता है हमारा, ठीक है। तो ये नया एंड डैश आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको ये तो पता चल पा रहा है ना कि यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। तो आप इसकी मदद से आराम से एंड कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो मान के चलते हैं अभी आप 0th बिट का चेक कर रहे हो, तो आपने चेक किया होगा कि यहाँ J-i + 1 टोटल इतने एलिमेंट्स हैं, और 0th बिट में कितना 1 है, सिर्फ एक ही 1 है। तो अब वैसे ये इसके बराबर नहीं है, मेरे पास 3 एलिमेंट्स है मान के चलते हैं, और ये 1 है, तो बराबर नहीं है। तो ऑब्वियस है कि 0th बिट में मेरा 0 रहेगा। ओके, तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर बराबर आ गया मतलब वहाँ पर 1 आने वाला है, जैसे यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर ही 1 आ गया, उस केस में एंड डैश में चेंज आएगा। तो स्टार्टिंग में एंड डैश जो है मेरा, इसको 0 मान लेंगे, ठीक है। 0 0 0 0 जो भी है, डेसिमल इसका 0 वैल्यू होगा, ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता चला कि J-i + 1 इक्वल टू जो भी इसका करंट फ्रीक्वेंसी है, जैसे फर्स्ट बिट के लिए देखो, फर्स्ट बिट पर ध्यान दो, कितने बिट्स हैं, टोटल 3 जगह 1 बिट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो टोटल 3 एलिमेंट थे, और बिट का काउंट भी है, जो उसका नाम रख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। कौन सा बिट की बात हो रही है, बी मान लेते हैं, ये बी इंडेक्स है, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब पूरा 1 सेट है, ठीक है। अगर पूरा 1 सेट है तो मैं क्या करूँगा, एंड डैश को देखो कैसे अपडेट करूँगा, एंड डैश विल बी इक्वल टू एंड डैश, और 1 को लेफ़्ट शिफ्ट कर दो बी से। देखो अब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इंडेक्स की बात हो रही है ना, तो 1 क्या होता है, ये होता है, इसको बी से टाइम्स शिफ्ट करना, लेफ़्ट शिफ्ट। बी अभी फर्स्ट है, फर्स्ट बिट की बात हो रही है, तो बन जाएगा क्या, 0 0 0 1 0, ठीक है। और मेरा ऑलरेडी एंड कितना था, 0 था, उससे मैंने और ऑपरेशन ले लिया, ये और ऑपरेशन है, ठीक है। तो मेरा 0 0 0 1 0 हो गया ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब देखते हैं ये सेकंड, अब मेरा जब बी आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड बिट पर अब हूँ मैं, यहाँ पर भी देखो एग्जैक्टली 3 के बराबर है, ठीक है। तो फिर मैं वही करूँगा, एंड डैश की जो ऑलरेडी वैल्यू है, अभी ये है ना, एंड डैश की वैल्यू ये हो रखी है, इसको मैं और कर दूंगा, 1 को लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा, बी इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 1 को 2 टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 0 1 0 0 आ जाएगा। उससे और ऑपरेशन लगाना, 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0, देख रहे हो, 0 0 1 0, ये मेरा नया एंड डैश आ गया, ठीक है। फिर बी मेरा और आगे जाएगा, यहाँ पर देखो 2 है, तो ये तो J-i + 1 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बी तो होगा नहीं, क्योंकि J-i + 1 टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी बी में अभी वैल्यू मुझे 2 दिख रही है,
मतलब पक्का एक कहीं पर ज़ीरो रहा होगा। ये थे यहाँ पर ज़ीरो है ना, तो मेरा रिजल्ट भी यहाँ पर ज़ीरो ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 011 0 ही मेरा फाइनल एंड डैश होगा, है ना। इसी तरह बी पूरा आगे तक जाएगा, बट आगे तो 0 0 0 तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 आना चाहिए था फर्स्ट और सेकंड बिट पे। तो देखो फर्स्ट और सेकंड बिट पे, फर्स्ट बिट और ये सेकंड बिट पे 1 आ गया, तो मेरा एंड डैश ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आपने बहुत चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, बट इसका जो कोर कंसेप्ट था वो था स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, वो था स्लाइडिंग विंडो। इसमें आई और जे का ही खेल है पूरा। इसमें बस टफ पार्ट ये था कि भाई जब आई से जे है ना, कब आई को शिफ्ट करना है, आई प्लस प्लस कब करना है और जे प्लस प्लस कब करना है, ये पता करना इम्पॉर्टेंट था। और तीसरा जो सबसे टफेस्ट पार्ट था कि आई प्लस प्लस अगर होता है तो जो हमारा ऑलरेडी एंड निकल रखा है आई से जे के सब अरे का, अगर आई प्लस प्लस किया मतलब आई नम्स ऑफ आई वाला एलिमेंट हटा है, तो एंड से जो नया एंड डैश बनेगा वो कैसे निकालना है, वही टफ पार्ट था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग मैंने आपको समझा दी हैं, छोटे छोटे पीसेज में समझाए हैं मैंने, है ना। उन सारे छोटे पीसेज को, छोटे छोटे स्टोरी पॉइंट्स को अभी हम लोग जोड़ कर एक पूरा कोड लिखेंगे, और लाइन बाय लाइन एक एक लाइन ऑफ कोड आपको समझ में आना चाहिए, वैसा मैं कोड लिखाऊंगा। जल्दी से कोड लिखते हैं, वहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक एक लाइन सारा समझाऊंगा, दोबारा रिविजन भी हो जाएगा आपका। तो चलो जल्दी से लीड कोड एडिटर पे चलते हैं। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं। सबसे पहले इंट n इजिकल टू नम्स डॉट साइज़ निकाल लिया। उसके बाद मैंने आपको बोला था ना कि एक फ्रीक्वेंसी नाम का अरे ले लेंगे, जिसका साइज़ 32 रख लेते हैं। 32 बिट्स का नंबर होता है। वेक्टर ऑफ इंट फ्रीक्वेंसी 32, स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है, ओके। अब इसका यहाँ पर देखते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0, ओके। अब याद करो मैंने क्या बोला था कि आई से जे तक का जो एंड होगा ना, उसको मैं एक एंड नाम के वेरिएबल में स्टोर करूँगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में नम्स ऑफ जे रख लेते हैं, इसको वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि, और जो मेरा रिजल्ट है उसको मैं अपडेट करता रहूँगा। रिजल्ट इज इक्वल टू, अभी के लिए इसको इंट मैक्स रख लेते हैं और ये अपडेट होता रहेगा, मिनिमम करते रहेंगे इसको। वाइल जे इज़ लेस देन एन, ठीक है। अब तो ध्यान देना, बहुत सिंपल है हमारा प्रॉब्लम। एंड इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, एंड निकाला नॉर्मली, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और मैंने क्या बोला था, एक अपडेट नाम का फंक्शन लिख देंगे, अपडेट फ्रीक्वेंसी मेरा आपको अपडेट कर देगा ये, ठीक है। जो मेरा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाला अरे है ना, इसको अपडेट कर देगा, क्योंकि अब एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है ना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एक नया एलिमेंट ऐड हुआ। कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ? नम्स ऑफ जे ऐड हुआ है, और मुझे किसको अपडेट करना है? इस फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना है। बट यहाँ पर देख लो एलिमेंट ऐड हुआ है, ठीक है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं ताकि उस फंक्शन में हम ये ध्यान में रख सकें कि एलिमेंट ऐड हुआ है या एलिमेंट हटा है विंडो से। ऐड कब होगा? जब जे प्लस प्लस होगा, और रिमूव कब होगा विंडो से? जब आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो बूलियन ऐड इज इक्वल टू ट्रू मान के चलते हैं, ठीक है। या तो एक इंटीजर ही पास कर देते हैं यहाँ पर, कि अगर मैंने यहाँ पर 1 पास किया, इसका मतलब एडिंग नम्स जे टू एंड, ठीक है। या तो इंक्लूडिंग नम्स जे टू एंड, ठीक है। एक और एलिमेंट इंक्लूड हो चुका है हमारे विंडो में। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हर बार अपडेट करते रहना, मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा, अभी जो नया एंड आया है मेरा ABS ऑफ K माइनस एंड, ये नया एंड जो आया है मेरा, ठीक है, ये निकालते रहना टाइम टू टाइम। अब यहाँ तो बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला था कि जो मेरा एंड है अगर वो ग्रेटर देन K आ गया, ठीक है, तो मैंने बोला था J प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एल्स इफ अगर मेरा एंड जो है वो लेस देन K हो गया, तब मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, हमें एक नया एंड डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आई को प्लस प्लस करते रहेंगे जब तक आई लेस देन इक्वल टू जे हो, एंड जो भी मेरा नया एंड निकल कर आएगा, एंड जो है लेस देन K हो, तब तक विंडो छोटा करते रहेंगे। तो विंडो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई प्लस प्लस। और सिंस हमने आई प्लस प्लस से पहले हमें किस एलिमेंट को हटाना है? अपडेट फ्रीक्वेंसी। और इस बार हटाना है ना, तो मैं -1 भेज दूंगा ताकि मैं वहाँ पर समझ सकूँ कि एलिमेंट को अपडेट करना है, ऐड करना है इस फ्रीक्वेंसी में, या रिमूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूंगा कि नम्स आई है वो रिमूव हो रहा है और फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना है। उसके बाद आई प्लस प्लस कर देंगे कि नम्स आई अब हट चुका है। अब मेरा जो एंड है, ठीक है, वो नया एंड कैलकुलेट होगा। तो एंड इज इक्वल टू 0 बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक एक करके सारे बिट में चलते हैं। इंट b इज इक्वल टू 0, b इज़ लेस देन 32,
बी प्लस प्लस, नया एंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, एंड डैश आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। बट मैंने यहाँ एंड को में ही डाल दिया, उसको ज़ीरो बना दिया है, अभी उसी में डाल देंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इफ़ जे माइनस आई प्लस वन, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अभी मेरे करंट विंडो में, वो अगर बराबर आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट में जितने वंस हैं उसके काउंट से, मतलब सारे बिट वन रहे होंगे, ठीक है। तो मेरा एंड मुझे निकालना पड़ेगा, एंड इज इक्वल टू एंड को और करते चलेंगे, किससे करते चलेंगे, वन को लेफ़्ट शिफ्ट बी से, ठीक है। तो मेरा एंड कैलकुलेट होता रहेगा यहाँ पर। फिर जैसे ही एंड कैलकुलेट होगा तो फिर से हम वही करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जो अभी नया एंड आया है उसके हिसाब से आंसर निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के माइनस जो अभी नया एंड आया है, ठीक है। ये करते रहेंगे और जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न रिजल्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, इफ़ एल्स इफ, और यहाँ पर एल्स भी लिख सकते हो आप, एल्स में क्या होगा कि भाई रिटर्न ज़ीरो, है ना। एल्स का केस यहाँ पर क्या है, एल्स का केस तो बहुत सिंपल है कि भाई ये एंड जो है वो के एग्जैक्टली बराबर निकल आया, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जे प्लस प्लस करके आप कंटिन्यू कर देना, और अगर इफ़ नहीं है तो एल्स में जाएगा, अगर एल्स भी नहीं है तो एल्स में जाए, एल्स इफ भी नहीं ट्रू है तो एल्स में जाएगा, एल्स भी नहीं ट्रू है तो आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, है ना, जे प्लस प्लस, ठीक है। एल्स तो सिंपल है, रिटर्न ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि इस केस में क्या होगा कि एंड इज इक्वल टू के हो गया होगा, है ना, ठीक है। और जे प्लस प्लस तो करते रहना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, राइट, है ना। अब बस लास्ट चीज़ क्या बच गया कि हम अपडेट फ्रीक्वेंसी हमें करना है, ठीक है। अपडेट फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको समझाया था ओवरऑल स्टोरी में, उसको बस देखो अभी कोड में कन्वर्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर एक लाइन ऑफ कोड समझ में आना चाहिए, है ना। अपडेट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कौन सा ऑपरेशन लगाना है मुझे। अगर ऑपरेशन की वैल्यू वन है मतलब एलिमेंट एक आ रहा है, नया एलिमेंट इंक्लूड हो रहा है, माइनस वन है तो वो एक्सक्लूड हो रहा है, रिमूव करेंगे हम लोग उसको। इंट कौन सा वो नया एलिमेंट है, वैल वेक्टर ऑफ इंट एंड फ्रेक, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला अरे को अपडेट करेंगे। इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो वाइल जब तक जो मेरा वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तब तक मैं ये चेक करता रहूँगा कि क्या वैल का राइट मोस्ट बिट वैल एंड वन क्या वो वन है। इससे क्या पता चल रहा है, इफ़ द राइट मोस्ट बिट इज़ वन, अगर ये वन है तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो आईएथ बिट है ना, वहाँ पर एक वन अब हटने वाला है ना, या तो एक ऐड होने वाला है क्योंकि ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन का वैल्यू वन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इट विल इंक्रीमेंट, अगर माइनस हुआ तो इट विल डिक्रीमेंट। तो स्मार्टली मैंने ऑपरेशन का वैल्यू भेज दिया वन या तो माइनस वन, ठीक है, ओके। और हमें क्या करना पड़ेगा, वैल को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा वन से, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वैल इज इक्वल टू टू, वैल को टू से डिवाइड कर दो, या तो वैल को राइट शिफ्ट कर दो वन से, बात देखिए, है ना। और आई प्लस प्लस तो करते रहना पड़ेगा आपको क्योंकि आप किसी बिट को आप अपडेट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है पता करना ना, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में कुछ रिटर्न नहीं करना है, सॉरी, ठीक है, आपको तो बस अपडेट करना है ना, तो इसको वॉइड कर देते हैं, ओके। हर एक लाइन ऑफ कोड अगर आपको समझ में आया है, आपको लॉजिक समझ में आया है तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी सिंपल है इसमें आइडेंटिफाई करना, पहले देख लेते हैं पास हो रहा है कि नहीं। इंडीड येस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अगर आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ये वाला वाइल लूप जो है वो ओ ऑफ एन टाइम चल रहा है, ओके। उसके अंदर ये जो अपडेट फ्रीक्वेंसी जो हम कॉल कर रहे हैं ना, अगर आप ध्यान दो, अपडेट फ्रीक्वेंसी जो कॉल कर रहे हैं, ये वैल्यू जब तक ज़ीरो नहीं होता तब तक वाइल लूप चलता है। तो वैल्यू कब तक ज़ीरो नहीं होगा, जब तक देखो डिवाइडेड बाई टू कर रहे हैं हम लोग उस वैल्यू को, तो अब वैसे टोटल 32 बिट्स होते हैं, है ना। तो 32 बिट्स टाइम्स चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये ओ ऑफ 32 है वर्स्ट केस में, ओ ऑफ 32, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद ये वाला वाइल लूप देखो, इसमें आई पॉइंटर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, है ना, आई पॉइंटर को बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी अपडेट फ्रीक्वेंसी कॉल कर रहे हैं ओ ऑफ 32, ठीक है। और ये मत समझना कि इस वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप है तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। आप ध्यान दो, हर एलिमेंट को सिर्फ हम दो ही बार विजिट कर रहे हैं, एक बार जेथ पॉइंटर की मदद से और एक बार यहाँ वाइल लूप में आइथ पॉइंटर की मदद से, उससे ज़्यादा बार कोई भी एलिमेंट विजिट नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो ओवरऑल इस वाइल लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस 32 होगा, ठीक है, जो कि इफेक्टिवली O ऑफ n ही हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम हमने बनाए हैं, बट इसमें टफ पार्ट यही था कि हमें जो एंड निकालना था ना, नया एंड डैश, वो चैलेंजिंग था, बट बाकी कोड तो वही खानदानी टेम्पलेट है स्लाइडिंग विंडो का, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, O ऑफ n क्रॉस 32, जो कि इफेक्टिवली O ऑफ n ही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, O ऑफ 32 हो जाएगा। हमने एक्स्ट्रा स्पेस जो लिया है वो 32 साइज़ का है, ये वाला, ठीक है, जो कि इफेक्टिवली O ऑफ 1 ही है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, बहुत चीज़ें इसमें सिखाई गई हैं, आप दोबारा से रिवाइज ज़रूर करना है इसको, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।